ज़्यादातर आपके काम जो है, इस सिस्टम जो है, मेडिकल सिस्टम जो एक बना हुआ है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उसके खिलाफ पड़ता है, कुछ लोगों को चुभता है। डिफरेंस बिटवीन मेडिकल साइंस एंड इंडस्ट्री, जहाँ उसको व्यापार बना लिया गया एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। यूजुअली हम लोग क्या बोलते आए हैं कि ये चीज़ ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, आप उसी पे सवाल उठा दे रहे हैं। यकीन उस पर कीजिए जो सबूत दे। WHO ने बोला है, क्या उसने सबूत दिया है? WHO कोई भगवान नहीं है। एड्स को लेके भी आपने बोला हुआ है कि एड्स बीमारी नहीं है, आप उसको बीमारी नहीं करे, इसका क्या आधार है? HIV एड्स नहीं, मैंने ये बोला। और HIV नाम का कोई वायरस इस दुनिया में है ही नहीं। शुगर को लेकर, डायबिटीज को लेकर ये भी इस तरह की बात उठी थी कि ड्रग माफियाओं का ये पूरा धंधा है। ये सबको पता ही है कि ऐसा बोला जाता है कि एक बार अगर डायबिटीज होगी जिंदगी भर दवाई पे रहना है, जबकि असलियत ये कि आप देखेंगे हमारे जितने पेशेंट्स हैं बाई थर्ड डे उनको दवाई छोड़नी पड़ती है। तो ये तो पूरा एक स्कैम हुआ। फिर डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल जो है या उस तरह के जो लोग हैं, वो क्या अनजाने में पेशेंट के साथ इस तरह के डील करते हैं? पढ़ाई ऐसी हुई है या फिर वो जानबूझ के ये कर रहे हैं? एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं बिकॉज ये धंधा है उनका। दूसरे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है। बहुत यंग एज, मतलब 30, 35, 38 साल के लोग, किडनी उनकी फेल हो जा रही है, डायलिसिस पे आ जा रहे हैं। इसकी वजह क्या हो रही है? जैसे अगर मुझे फ्लू होगा तो मेरा किडनी बढ़ ही जाएगा, लेकिन उस दौरान अगर मैंने टेस्ट करा लिया तो बोलेगा आपका किडनी फेल हो गया। दैट इज अ मेजर कॉज। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा? सबको कुछ ना कुछ होगा, नहीं हो रहा है। तो ये क्या मतलब वही अनजाने में ही हुआ है या फिर जानबूझ के? जानबूझ के है, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, दरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हमारी कोशिश होती है कि हमेशा कुछ ऐसे लोगों को जोड़ें जो कुछ नया सिखाएं, कुछ अतरंगी कर रहे हों। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग व्यवस्था के खिलाफ खड़े होकर भी अपनी जर्नी को जारी रखते हैं। और हमारे आज के मेहमान ऐसे ही हैं, विश्वरूप राय चौधरी, जिनको आप बखूबी जानते होंगे, जो बहुत ही फेमस हैं और साथ ही साथ विवादित भी। तो सीधे उनका रुख करते हैं और तमाम बातें करेंगे उनके साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कैसे हैं धन्यवाद सर? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बातें शुरू करें? यस सर, पहले तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि ये आप इंजीनियरिंग में इस फील्ड में कैसे आना हुआ, क्या वो लम्हा रहा? हाँ, इसमें इसके दो पार्ट हो सकते हैं इस सवाल के जवाब के। पहला पार्ट टू स्टार्ट विद, अबाउट आज से 27 साल बोलूँगा, यानी कि तब मेरी उम्र 25 साल की रही होगी। टिल दैट टाइम आई वाज अ पेशेंट ऑफ IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा। और जैसे कि सारे पेशेंट करते हैं कि होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, जितने तरह के वो होते हैं पैथीज, वो सारा करके देखते हैं। और IBS जिंदगी भर में कभी किसी का ठीक नहीं होता, किसी का भी नहीं। और मेरा भी था, मेरा रूम पार्टनर, मैं जानता हूं उसको। अभी भी झेल रहा है, अभी भी झेल रहा है और झेलता रहेगा आखिर तक। तो जब मुझे क्लियर हो गया कि अब इसका कोई सोल्यूशन किसके पास है ही नहीं, सिर्फ दवाइयाँ हैं, तो मैंने कहा व्हाट नेक्स्ट इज कि मैं खुद ही इसका रिसर्च करूँ। सो आई डिड ए रिसर्च, लिटिल बिट रिसर्च ओनली। और जो भी मुझे मिला मैंने उसको अपनाया और 15 दिन लगे, 15 days एट द मोस्ट। और तब से लेके अभी तक इट इज़ मोर देन 25 years नाउ। फिर IBS मुझे कभी नहीं हुआ, वही सिर्फ 15 दिन? हाँ, और मैं बताता हूँ मैंने क्या किया उसमें। सिर्फ मैंने ये किया कि जो एनिमल प्रोटीन है या एनिमल फूड है उसको छोड़ दिया, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट भी आता है, अंडे, मीट, मछली, ये सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जैसे ही ये छोड़ा वो IBS भी छूट गया। तो ये ट्रिगर था मेरे IBS का, वो जो अगर मुझे किसी ने पहले बता दिया होता, जब मैं 10 साल का था, 15 साल का था, तो तब से ठीक हो जाता, लेकिन वो किसी ने बताया नहीं। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। तो ये तो अब मैं थोड़ा सा इसमें ये जानना चाहूँगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। हो सकता है मैं अपने उस कॉलेज टाइम वाले दोस्त को जाके बताऊं कि ऐसा हो सकता है। हाँ। लेकिन कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, कि आपको हो सकता है कि नहीं, वेरी नहीं करेगा। ये अगर जो वेजिटेरियन है ना, अगर वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें, फिर तो डेयरी एक चीज़ है जो जिससे एनिमल प्रोटीन आता है, अच्छा, है ना, तो डेयरी छोड़ना पड़ेगा उनको। दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, दे हैव टू स्टॉप इट। एंड द मोमेंट दे डू इट, हम तो उसके बाद तो हज़ारों पेशेंट्स, क्योंकि हमारे पास तो पेशेंट्स हैं, उनको जब मैं IBS का आता तो यही वाला फॉर्मूला बताता हूँ। एंड फिर उनके लिए ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो आपको सर, आपसे जो मेरा वास्ता पड़ा वो DIP डाइट के थ्रू पड़ा, तो दर्शकों को बताऊं कि वो तो चेक्ड है।
वो तो अद्भुत काम करता है। यस यस। और जिस तरह से आप बताते हैं वो तो बहुत सारी चीज़ों में, मैंने तो सिर्फ डाइजेशन को लेके ही ट्राई किया है और तमाम लोगों को बताया और वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। यस यस। इसके अलावा तो लंबी श्रृंखला है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ और, मैं अब आप जर्नी अपनी बता रहे हैं, आप तो एक चीज़ और जोड़ दूँ अगर आप बताना चाहें। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आपने फिल्मों में भी ट्राई किया हुआ है। और हाँ, फिल्मों में दैट वाज अबाउट 2003-2004 एक फिल्म बनाई थी, बॉलीवुड फिल्म जो होती है, थिएटर में लॉन्च हुआ था, दैट इज़ कॉल्ड याद रखेंगे आप। अच्छा। है ना, तो उसमें पर्पस ये था कि एक मूवी के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से बच्चों को मेमोराइजिंग टेक्निक्स पता चले। दैट वाज द बेसिक इंटेंशन बिहाइंड इट। तो वो मूवी उस साल की सबसे फ्लॉप मूवी रही। हाँ, और उसके बाद जो एक मूवी बनाने का जो भूत था वो भी उतर गया, जाहिर सी बात है। एक तरफ आपका गिनीज में भी नाम है 2008 में। हाँ, 2008 इधर भी नाम है। हाँ, 2008 एडिशन में नाम है। 2006 में मैंने रिकॉर्ड बनाया था, मेमोराइजिंग फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट। वही मेमोरी टेक्निक्स है, वही यूज़ किया और वही बनाया, है ना। तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही भी रहा था कि आप जो शुरुआती दौर में, क्या आपने गिनीज में नाम अपना दर्ज कराया है मेमोरी की वजह से, शुरुआती दौर में इस तरह का कोई बहुत ब्रिलियंट आप स्टूडेंट या पर्सन नहीं रहे? नहीं, दीज आर ऑल टेक्निक्स। हाँ, वो टेक्निक्स हैं और टेक्निक तो कोई भी सीख सकता है। अच्छा। है ना, तो हमारा काम ये है कि जो बहुत मुश्किल दिखने वाली चीज़ें उसके कोई ना कोई आसान सोल्यूशन होते हैं, वो सोल्यूशन लोग सीख लें और वो कर लें। तो मेमोरी टेक्निक, इट इज़ कॉल्ड निमोनिक्स। इस पे मेरी कई सारी किताबें हैं। डायनेमिक मेमोरी मेथड वाज माय फर्स्ट बुक व्हिच हैड बीन द बेस्ट सेलर आल्सो। 1999 में लॉन्च किया था इसको। तो दैट्स हाउ इट इज़। किताबें तो मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पूरा भी और इसके अलावा भी है। अभी तक टोटल किताब 50 से अधिक किताबें लिख चुका हूँ। यहाँ तो थोड़ी बहुत किताबें रखी हुई हैं और मेरी किताबें, एक किताब तो मेरी मोर देन 70 लैंग्वेजेस में है, 72 लैंग्वेजेस में एक किताब है, डायबिटीज़ फ्री वर्ल्ड। और अधिकतर किताबें 3, 4, 5, 10 भाषाओं में हैं, भारतीय जितने भाषाएं हैं। ये कैसे सर, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? मैं देख रहा हूँ कि अब लंबे टाइम से लगातार काम किए जा रहे हैं और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर आपके काम जो है, इस सिस्टम जो है, मेडिकल सिस्टम जो एक बना हुआ है हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स का, उसके खिलाफ पड़ता है, कुछ लोगों को चुभता है। हाँ, उसके खिलाफ, मेडिकल साइंस के खिलाफ नहीं, मेडिकल इंडस्ट्री के खिलाफ। दैट इज डिफरेंस बिटवीन मेडिकल साइंस एंड इंडस्ट्री। जहाँ उसको व्यापार बना लिया गया एट द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। सिर्फ उतने पार्ट को मैं जागरूक करना चाहता हूँ या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि भाई पीपल थिंक मेडिकल साइंस इज मेडिकल इंडस्ट्री, दोनों सेम नहीं है। तो जहाँ प्रॉफिट ड्रिवन होता है उसी पार्ट को लोगों तक, ताकि लोगों का दुख और दर्द हम थोड़ा कम कर सकें। दैट इज द बेसिक आइडिया। सर, जैसा मैंने बताया कि DIP के थ्रू मैं आपको जाना, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये आप बताएं कि ये एग्जैक्टली काम कैसा, और ये आपने खुद का आपका इन्वेंट किया हुआ है या कहीं था ये पहले से? पहले से नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो DIP डाइट, इट इज़ कॉल्ड DIP, बहुत लोगों को नहीं पता था फुल फॉर्म, डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। दैट्स हाउ आई एब्रीविएटेड इट। लोगों को VIP पता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वही लोग होते हैं जो आप देखते हैं ना, काफिला चलता है मंत्री का, जो ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ता हुआ निकल जाता है ना, तो लोग बोलते हैं देखो VIP जा रहा है। VIP मतलब कोई रूल नहीं फॉलो करेगा, है ना। कोई अगर आप एयरपोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि एक आदमी है जो सारे जो लाइनों को क्रॉस करता हुआ निकलता जा रहा है, तो VIP होगा, कोई ना कोई मंत्री होगा, ऐसा है ना। तो हमारा कुछ फूड VIP होते हैं, जैसे मान लो डेयरी प्रोडक्ट ही है, जैसे ही वो पेट में जाता है ना, तो ब्लड वेसल में सीधे चले जाता है विदाउट एस्टिमेटिंग कि उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है ना। उसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है भी कि नहीं, शुगर की ज़रूरत है भी कि नहीं, एंड पूरा होमियोस्टेसिस बिगाड़ देता है। ऑन द अदर हैंड DIP डाइट, डिसिप्लिन इंटेलिजेंट पीपल, क्या होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल रेड है तो वो रुकेगा, ग्रीन है तो भी संभल के चलेगा। देयर आर सर्टन काइंड ऑफ फूड, नेचर बेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लार्जली, जो पेट में जाएगा। जैसे अभी मैंगो सीजन है, तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट और मुझे सुन रहे हैं, अभी अगर ब्रेकफास्ट में आप 2 किलो आम खा लेंगे तो आपका डायबिटीज़ नीचे आने लगेगा, ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा। तो ये, हालांकि उसमें शुगर है, वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, बट दैट शुगर विल गो ओनली टू द स्टमक। और अगर ब्लड में ऑलरेडी शुगर ज़्यादा है तो वहाँ वेट करेगा डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल की तरह। फिर जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई ब्लड का शुगर नीचे आ गया, तब ड्रिप ड्रिप करके धीरे धीरे जाएगा। तो यानी कि आपका जो डायबिटिक जो था सिंड्रोम, दैट विल वैनिश कितने दिन में, 1-2 दिन में। तो DIP डाइट में हम यही करते हैं ना कि 12 बजे तक फल खाना है, और फल वो खाना है जो फल आपको मन करे। अभी तो आम है तो आम का मन करेगा फॉर एग्जांपल, है ना। और उसका एक और पार्ट है वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल लंच एंड डिनर में लेना है अपने बॉडी वेट के अनुसार।
है ना। तो रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दे आर DIP काइंड ऑफ देयर बिहेवियर वंस इट गोज इन द स्टमक। तो DIP डाइट में और आया कि भाई ये दिस इज माय ओन इनोवेशन या इन्वेंशन वॉट एवर यू से, एंड बेस्ड ऑन बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने पढ़े, और फिर आई कंक्लूडेड कि अगर ये एक सिंप्लिसिटी से ये डाइट हो तो लोग इस पीपल इट विल वर्क ऑन पीपल। जितने सारे रिसर्च पेपर मैंने पढ़े, अगर कोई जो ऑडियंस में सुन रही है अगर चाहती है वो खुद पढ़ना, तो ये जो किताब है DIP डाइट पे हमने रिलीज़ की, इसमें वो रिसर्च पेपर में हमने कोट किए हैं। तो हज़ारों रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद देन आई कंक्लूडेड एंड मेड अ सिंपल फार्मूला विच नॉर्मल पीपल कैन फॉलो, और जिससे एक नहीं एक तीर से कई निशाने लगे। तो दैट इज व्हाट इज अबाउट DIP डाइट। शॉर्ट में जरा वो फॉर्मूला भी बता दीजिए। हाँ, उसका बड़ा सिंपल है। जैसे 8 से 12 बजे दैट इज कॉल्ड अ ब्रेकफास्ट टाइम बिफोर लंच। जो भी खाएंगे दैट इट बी फ्रूट, 3 से 4 तरह के, प्रेफरेबली एक भी खा सकते हैं, वैसे तो 3 से 4 तरह के बॉडी वेट के अनुसार। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो एक और शून्य लगा दूंगा, दैट बिकम 700 ग्राम्स। इतना या इससे अधिक का कोई लिमिट नहीं है। मैं 2 किलो भी खा लूँ, लेकिन 700 ग्राम जरूर अचीव करना है। स्टेप 1। स्टेप 2, लंच और डिनर में जब बैठेंगे 2 प्लेट लेके, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 इज द सेम प्लेट जो अभी तक आप खा रहे थे, रोटी सब्जी दाल चावल। दिस मीन्स आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट, आई वांट यू टू ईट दैट, बट बिफोर दैट यू ईट प्लेट 1। प्लेट 1 इज रॉ वेजिटेबल सैलड बोलते हैं, जैसे टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, 3-4 तरह के वेजिटेबल ले लो। बॉडी वेट इंटू 5, माई बॉडी वेट इज 70 kg इंटू 5, दैट बिकम 350 ग्राम्स। तो लगभग 300-350 ग्राम सलाद खाने के बाद, प्लेट 1 फिनिश करने के बाद, नाउ यू ईट योर कुक फूड, राइट। एंड डिनर में भी यही करना है। एंड द लास्ट थिंग, 2 तरह की चीज़ों को छोड़ दो। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ एनिमल ओरिएंटेड चीज़ें, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, अंडा, मीट, मछली है, और एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ फैक्ट्री, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड छोड़ दो। और ध्यान रखो कि डोंट ईट आफ्टर 8 PM, एंड स्प्राउट्स एंड नट्स कभी भी खा लो एज ए स्नैक्स, खाना ही है तो। एंड सनलाइट लिटिल बिट एवरी डे, इफ यू कैन डू इट, दिस इज कॉल्ड DIP डाइट। सर, ये जैसे जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इसको फॉलो करते हैं, कई जगह रिजल्ट मिला है, मैंने खुद देखा है, सुना है कि लोग इसकी तारीफ करते हैं, बट इसके अलावा कुछ लोग बुराई पे भी उतर आते हैं और ये कहते हैं कि ये साइंटिफिक नहीं है, या जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, अगर वो दवाएं छोड़ के इस पे आता है तो क्या खतरे वाली चीज़ें भी कभी आई हैं? हाँ, देखिए, इसमें इसके दो पार्ट है। आपने 2 सवाल पूछ लिए इसमें। पहले तो जो लोग बोलते हैं साइंटिफिक नहीं है, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, इस चैनल के माध्यम से, कि वो डिबेट करे, जैसे आप डिबेट कर रहे हैं, वो अपना एविडेंस लाएं कि साइंटिफिक नहीं है। मैं अपना एविडेंस तो दे ही रहा हूँ ऑलरेडी कि साइंटिफिक है, दिस इज द वन एविडेंस। दूसरा, इसका कई सारे देशों में ट्रायल हो चुके हैं। जब DIP डाइट पॉपुलर हुआ ना, सबसे पहले तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, दैट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ ट्रायल। और नेपाल सरकार ने भी ट्रायल किया इस पर, दैट इज ऑल्सो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मलेशिया में ट्रायल हुआ, लिंकन यूनिवर्सिटी ने किया, इंडिपेंडेंट ट्रायल विदाउट माई नॉलेज। फिर जब उनका रिजल्ट आया, उन्होंने क्रॉनिक किडनी डिजीज पे किया था, और सबने अलग अलग बीमारियों पे किया। जो नेपाल सरकार ने किया था वो मोटापे पे, BP पे और शुगर पे। भारत सरकार ने किया था वो स्पॉन्डिलाइटिस पे किया था। तो DIP डाइट, सेम डाइट फॉर डिफरेंट ट्रायल्स, है ना, एंड ऑल द रिजल्ट्स आर हाईली मतलब मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग। द पेशेंट गॉट रिकवर्ड एक्चुअली, है ना। तो जो लोग बोलते हैं साइंटिफिक नहीं है, उनको तो मैंने जवाब दे ही दिया। उसके अलावा फिर भी जवाब और देखना, तो जो किताब मेरी उसमें है। और फिर वो अपना साइंटिफिक नहीं है बोलना ही काफी नहीं, यू हैव टू ब्रिंग सम एविडेंस, राइट। या फिर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गूगल में DIP डाइट करेंगे तो हजारों पेशेंट्स दे गॉट रिकवर्ड। और मैं तो ये 3 दिन का चैलेंज बोलता हूँ, आप 3 दिन करके देखो। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर अगर नहीं घटा तो आप मुझे बताना। कौन कौन सी बीमारियां सर इसमें क्योर होती हैं? इसमें देखिए, हमारे पास हर तरह के पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर फेलियर, कैंसर। हमारा तो बेसिस ही है कि वी स्टार्ट विद द DIP डाइट, राइट। और लिटरली इन्फेक्शियस डिजीज और ट्यूबरकुलोसिस फॉर एग्जांपल, मलेरिया, इन सब में, है ना, वेरी फास्ट रिजल्ट। एंड सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि भाई अचानक दवाई छोड़ दिया या बहुत ज्यादा बीमार हैं, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें करना ही होता है, फर्स्ट यू स्टार्ट विद इट, और डेली बेसिस पे एवरी डे, जैसे ही स्टार्ट करेंगे, विद इन 24 आवर्स योर ब्लड शुगर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। अकॉर्डिंगली यू नीड टू टेपर डाउन द इंसुलिन, राइट, रैंडमली नहीं, राइट। और by second day your BP will start dropping. Accordingly you need to taper on the BP medicine, right. Within a month's time your thyroid will be rectified. तब आपको थायराइड की मेडिसिन टेपर डाउन करना है। तो टेपर डाउन करने का भी एक प्लान है, राइट। तो वो प्लान भी मैं अक्सर अपने बुक्स में, अपने वीडियोस में, हमारे हॉस्पिटल में तो वो हम करते ही हैं। तो रैंडमली नहीं छोड़ना,
रैंडमली कुछ चीज़ तो रैंडमली छोड़नी, जैसे कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ले रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहा है, वो तो रैंडमली छोड़ना ही है, क्योंकि दिस DIP डाइट मीन जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट। जब कोलेस्ट्रॉल मुंह से खा ही नहीं रहे हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टेकिंग कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग। ये ऑब्जर्वेशन में करने की जरूरत है इसको, या फिर जैसे आप बता रहे हैं बस उतना ही करके इतना ही करना। ऑब्जर्वेशन का जैसे हम बोले हैं ना, ऑब्जर्वेशन दैट मींस कि दे हैव टू कम इन कांटेक्ट विद मी और एनी अदर एक्सपर्ट जिनको DIP डाइट पता है हमारे किसी न किसी डॉक्टर से, ठीक है ना। जबकि सच बात तो ये है कि जो ये जैसे ये जो टॉक शो चल रहा है, आप देखेंगे कमेंट में लिखिएगा कि बहुत लोग इतना सुन के करते हैं और फिर वो 7 दिन में देखते हैं मेरी दवाई छूट गई, ब्लड शुगर रिमेन्स द सेम जो दवाई से आता था। एज सिंपल एज दैट, है ना। तो कोई खतरा नहीं है ऐसा। और इसको बहुत है, और ना ही इसमें कोई खर्च भी नहीं है। खर्च भी नहीं, घर पे सोर्स है ठीक करने के, वो सब नेचुरल है। और आपको 7 दिन में, मैं तो बोल रहा हूँ 3 से 7 दिन का चैलेंज ले लीजिए और कमेंट में लिख के बताइए, और अगर नहीं ठीक हो तो भी बताइए, राइट, कि मैं ठीक नहीं हुआ भाई, गलत है, ऐसा भी बताइए आप, ठीक है ना। वैसा मिलेगा नहीं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, राइट। तो दिस, और अभी हो गए करीब 14-15 साल इस DIP डाइट को मेरे बताए हुए, तो इट इज टू मच अ टाइम टू डिसाइड वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। कितनी सारी बुक्स, 50 में से 36 बुक्स में तो इसका जिक्र है, एक बुक तो इसी पे है। मैंने तो एक कोई वीडियो में देख रहा था उस दौरान DIP डाइट का ही, तो उसमें तो कोई एक बड़े हॉस्पिटल के, दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल के ओनर खुद इफेक्टेड थे और उनको आराम हुआ था। हाँ। और वो आपके फ्रेंड हो गए थे। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल को ओनर जिनकी आप बात कर रहे हैं, या फिर एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, दे नॉट ओनली दे क्योर देमसेल्फ, फर्दर दे स्टार्टेड प्रिस्क्राइबिंग DIP डाइट। मुझे लगता है सर कि जो जिस तरह से, खैर मैं ये तो मेरा खुद का आजमाया हुआ है, तो मैं इसको लेके खुल के बोल सकता हूँ विश्वास के साथ, इसको और आगे आना चाहिए, तो और आगे जाना चाहिए था। हाँ। कहाँ रुकावट आती है, जो आप बोलते हैं ना। हाँ। जो मैं शुरू में बोला कि आप मशहूर भी हैं और विवादित भी। हाँ, तो इसमें विवाद जो लोग करते हैं, विवाद करते हैं कई लोग, आप एक इस टॉक शो में कमेंट बॉक्स में कई लोग विवाद करेंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि आप विवाद करते हैं ना, वेरी गुड, बट कम फ्रंट में आप विवाद कीजिए, तो डिबेट भी कीजिए, ठीक है ना। आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए, और ये आप पे भी लागू होता है कि आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। इसलिए मत मान जाइए कि मैं बोल रहा हूँ, आप मुझसे मांगिए एविडेंस, लेकिन मैं भी आपसे एविडेंस मांगूंगा। अगर आपने बोला कि भाई, कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमने तो किया और काम नहीं करते, हम बोलते हैं कि आप मेरे सुपरविजन करके देखिए एक ही काम करता है कि नहीं। हो सकता है कोई छोटा मोटा एरर करते हो, या जानबूझ के आप लिख रहे हो लोगों को गुमराह करने के लिए। सो जितनी बातें मैंने बताई हैं आज तक, आप कोई वीडियो देखिए, उसके साथ एविडेंस भी जोड़ा है, या अभी तक जो बातें बताई हैं उसकी एविडेंस भी मैंने साथ साथ बताता जा रहा हूँ। या तो कोई रेफरेंस दे रहा हूँ, बुक का रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं रिसर्च पेपर का रेफरेंस दे रहा हूँ, या रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का रेफरेंस दे रहा हूँ, या अपने पेशेंट्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। सो रेफरेंस दे के ही बात कीजिए। आप देखेंगे पूरे इंटरनेट में जो लोग विवादित का अगर मैं जवाब दूं कि जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो कोई रेफरेंस नहीं दे रहे हैं कि ये फ्रॉड है बिकॉज, फिर तो कुछ लिखिए ना। आपको लगा कि ये ठीक नहीं है तो आप कोई कारण होगा, व्हाट इज दैट कारण, ठीक है ना। तो वो कारण नहीं मिलेगा। मैंने कई बार चैलेंज रखा है कि ओपन डिबेट, अभी भी ओपन डिबेट है 31 मई, और हमने इनवाइट किया है कि भाई जो लोग इस तरह के हैं वो आएं और ऑन कैमरा लाइव करेंगे हम। अच्छा। और दिस इज, ये ऑफर मैं आपको भी दे रहा हूँ, आपके जो भी दर्शक हैं, लाइव, ठीक है ना। आप एक तरफ बैठ जाओ, वो लोग अपने एविडेंस ले आओ, एक तरफ मैं बैठ जाऊंगा, एंड देन विल डू इट। जिस तरह से आप जिस विश्वास के साथ तमाम बातें कहते हैं, और उसमें कुछ चीजें ऐसी भी जुड़ती जाती हैं जो विवाद का कारण, जैसा मैंने कहा, वो बनती जाती है। उसमें एक और एंगल मैं जोड़ना और उसका जवाब चाहूंगा आपसे। यूजुअली हम लोग क्या बोलते आए हैं कि ये चीज ठीक है भाई, इसको WHO ने बोला है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है, आप उसी पे सवाल उठा दे रहे हैं। हाँ, मैं यकीन किस पे किया जाए? यकीन उस पे कीजिए जो सबूत दे। WHO ने बोला है, क्या उसने सबूत दिया है? WHO ने बोला है महामारी आ गई, क्या उसने कोई सबूत दिया है? मैं तो आज भी पूछ रहा हूँ कि क्या 2020 और 21 में जो हुआ आप सब जानते हैं, WHO का एक सबूत लाके दिखा दो मुझे, तो मैं आपके माध्यम से अनाउंस कर रहा हूँ 10 लाख रुपए दे दूंगा। 5 साल हो गए इस चीज को, अब ढूंढ के दिखा दो। WHO ने बस ऐलान कर दिया। WHO कोई भगवान नहीं है, उनको भी तो कहीं से पता चला होगा, उन्होंने भी कोई रिसर्च की होगी। तो वो सबूत जो है, जो WHO जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं, डिड दे गिव यू दैट? आप सबूत मांगिए। यहाँ तक कि भारत के सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री अगर कुछ बोलती है, सबूत मांगिए कि उसने भी, हाउ दे अराइव इट, ये आपका हक है
क्योंकि भाई हमारे हमारे टैक्स का पैसा जाता है करोड़ों रुपए, जिससे ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री आईसीएमआर उसी पे तो पनपते हैं, है ना। 2000 करोड़ का तो बजट है आईसीएमआर का ही हर साल का, हमारे टैक्स के पैसे का। तो अगर आईसीएमआर कुछ बोल रहा है कि ये है, तो वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द रिसर्च पेपर, वेयर इज द ट्रायल, है ना। तो बोलने पे मत जाना। सबूत वो होता है जो लिखित में होता है, जिसमें ट्रायल इन्वॉल्व होता है, केस स्टडीज इन्वॉल्व होते हैं, दैट बिकम्स अ सबूत। एड्स को लेके भी आपने सर बोला हुआ है कि एड्स बीमारी नहीं है, तो ये थोड़ा मानना मुश्किल हो जाता है कि जो हम लोग देखते सुनते हैं कि एड्स ऐसी बीमारी है जो असाध्य है, उसका कोई इलाज नहीं है, और अगर हो गया तो फिर मौत निश्चित है। आप उसको बीमारी नहीं करे, इसका क्या आधार है कि कैसे आप आधार? इसके कई आधार हैं। जैसे HIV एड्स नहीं है, मैंने ये बोला। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर मेरी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो गया मुझे, दैट इज कॉल्ड एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी बड़ा सिंपल वर्ड है कि आपकी इम्यूनिटी का कम होना। तो किसी भी इंसान की इम्यूनिटी कभी ना कभी कम हो जाती है। जब खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार, तब भी पार्शली कम हो जाता है, तभी आपको वायरस, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन वो HIV से होता है, दिस इज कंट्रोवर्शियल। HIV से नहीं होता है, पहली बात तो। और HIV नाम का कोई वायरस इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा। और जो लोग बोलते हैं कि है, तो अगर होगा तो इसका कोई रिटन लिटरेचर होगा, मेरे को तो नहीं मिला, क्योंकि वो लिटरेचर बना ही नहीं कभी। किसी ने आइसोलेट नहीं किया HIV को, किसी ने नहीं किया, ना ही कोई ट्रायल हुआ HIV पे। यही वाला सवाल आपका वाला एक बार BBC के इंटरव्यू मुझसे पूछा, BBC लंदन। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा एक रिसर्च पेपर दिखा दो जिसमें साबित होता हो कि HIV है, और जिसमें ये साबित होता हो कि ये दवाइयाँ लेने से वो वाला जो वायरस है वो गायब हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। दे डिड नॉट कम बैक, ठीक है ना। तो और ये चीज मैं आपसे ही बोल रहा हूँ। ट्रायल कैसे होता है? ट्रायल ऐसे होता है कि 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप को दवाई दी और एक को नहीं दी। अच्छा। फिर देखते हैं कि भाई आफ्टर सर्टेन पीरियड, जो भी डिसाइड पीरियड था, 6 महीने बाद दोनों ग्रुप में क्या होता है, कि HIV का ऐसा ट्रायल हुआ, अगर है तो कहाँ है वो ट्रायल, नहीं है। और मान लो जैसे बोलते हैं ना कि मान लो मुझे एड्स है या आपको है, और वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। मैं तो 2018 में 7 अप्रैल को मैंने अनाउंस किया था, और वो बरकरार है, आज फिर अनाउंस करता हूँ कि आप सो कॉल्ड HIV का एक पेशेंट मेरे पास ले आओ, और लाइव उसका ब्लड लेके मैं तैयार हूँ अपने बॉडी में डालने को। तो मुझे भी हो जाना चाहिए ना। तो कई बार लोग बोलेंगे एथिकली हम ऐसा नहीं कर सकते, तो ठीक है एनिमल ट्रायल करके देख लो, तो एनिमल को हो जाना चाहिए। वो भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस तरह की कोई जंतु है ही नहीं HIV नाम की। दैट इज हाउ इट इज प्रूवन, है ना। तो इस पे हमने किताब लिखी है सारे एविडेंस के साथ, HIV एड्स द ग्रेटेस्ट लाइफ 21st सेंचुरी। वो किताब पढ़ सकते हैं। मेरे पास ऐसे 1000 पेशेंट हैं, इस ऑफिस में ही है। 1000 पेशेंट का डेटा है मेरे पास, जिनको HIV के नाम पे दे कॉन्टेक्टेड अस, इस तरह के एक टॉक शो देखने के बाद। फिर उनकी दवाइयाँ छुड़ा के आई पुट देम ऑन DiPrid, नॉट बिकॉज मुझे HIV से उनको फ्री करना है, बट बिकॉज दवाइयों के साइड इफेक्ट से जो इंसान बीमार रहता है लंबे समय तक, तो फिर हम बोलते हैं देखो जी ये HIV का पेशेंट है, बीमार भी है। उन्हें ये समझ आता ही नहीं है कि वो तो जो दवाई ले रहे हैं, ART ड्रग्स ले रहे हैं, दैट इज कीपिंग देम सिक। और जैसे उसको विड्रॉ करते हैं और उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए DiPrid पिलाते हैं, दे आर एज हेल्दी हमेशा के लिए। तो वो 1000 पेशेंट के डेटा किसी भी हेल्थ मिनिस्ट्री को चाहिए, स्टेट की, सेंटर की, या कोई भी एसोसिएशन को चाहिए, आई वेलकम यू, कम चैलेंज मी एंड टेक दोज डेटा। वो इंसान जिंदा है, 1000 भारतीय हैं अलग अलग शहरों पे, आज भी जिंदा हैं, पूरी तरह हेल्दी हैं। मेरे पास तो सबूत है 1000 पेशेंट का, 1000 का डेटा कम नहीं होता। तो भी ऐसा भी आया है आपके सामने कि कोई इससे किसी को नुकसान हुआ हो, उसने क्लेम किया हो? एक भी नहीं। मैं तो आज इसके तहत ही सही नहीं, क्योंकि जो HIV वाला पेशेंट होता है ना, खास तौर पे वो टैबू है भारत में। उसके घर वालों को भी नहीं पता होता कि ही इज ऑन ड्रग्स। चुपके से जाता है, वो फ्री दवाइयाँ, एक्चुअली फ्री नहीं है, वो हमारे टैक्स के पैसे से है, और चुपके से खा लेता है और सोचता है कि मेरी जिंदगी ऐसी चलेगी, है ना। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। और ऐसा एक भी केस नहीं हुआ जो इंसान दवाई छोड़ा और उसके बाद ठीक नहीं हुआ। ठीक मतलब दवाई के साइड इफेक्ट से ठीक नहीं हुआ, अदरवाइज ठीक था, है ना। तो ज्यादातर आप देखेंगे HIV के नाम पे जो पेशेंट, ट्रक ड्राइवर और जो पहले हमारे समाज के जो थोड़े दबे कुचले वाले वर्ग है, उन्हीं को शिकार बनाया जाता है। उन्हीं को बोलते थे आपको HIV है, वो डर गया, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, वो लेना शुरू कर दिया, चुपचाप महीने में एक बार जाके, 2 महीने में एक बार।
कलेक्ट करके, दैट्स हाउ इट इज, राइट। तो आपके पास भी अगर कोई HIV का पेशेंट हो, HIV का जो ट्रीटमेंट है जो हम वो करते हैं वर्चुअल मीडियम से, वो फ्री है। ये जो 1000 पेशेंट बोल रहा हूँ मैं, एक भी पैसे नहीं लिए हमने, एक भी पैसे नहीं लिए और आगे भी नहीं लेंगे। तो अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपके नॉलेज में भी कोई HIV का पेशेंट है तो विश्वरूप.com में जाएंगे तो एक फॉर्म भरना है उस पेशेंट को, देन वी कॉन्टेक्ट देम एंड फिर हम उनको एक चार्ट बना के देते हैं, उनकी दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं एंड टिल द टाइम ऑल द सिम्टम्स आर गॉन वी फॉलो अप देम। शुगर को लेकर, डायबिटीज को लेकर ये भी इस तरह की बात उठी थी कि ड्रग माफियाओं का ये पूरा धंधा है। हाँ, ये थोड़ा सा इसको समझाएं, कैसे आप इसको बोलते हैं? उसको ये समझाएं कि आपने, ये सबको पता ही है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बार अगर डायबिटीज होगी जिंदगी भर दवाई पे रहना है ना, ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबकि असलियत ये कि आप देखेंगे हमारे जितने पेशेंट्स हैं बाय थर्ड डे उनको दवाई छोड़नी पड़ती है। तो जो चीज 3 दिन में ठीक हो सकती है, DIP डाइट जैसे ही स्टार्ट करते हैं, फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट हर महीना में एक कैंप करते हैं। इस महीने भी इसी हफ्ते कैंप है, 23 तारीख से कैंप हमारा, 23, 24, 25, जिसमें अबाउट 50% पेशेंट डायबिटीज वाले ही होते हैं। और तीसरे दिन वो इंसुलिन छोड़ के जाते हैं हमारे हॉस्पिटल में, वो अपनी दवाइयां छोड़ के जाते हैं तीसरे दिन, जो कि वो 15-20 साल से ले रहे थे। तो यानी कि 15-20 साल पहले वो ये कर लिए होते तो तब भी छूट जाता ना, है ना। तो ये तो पूरा एक स्कैम हुआ फिर, राइट। तो और उसके बाद दे नेवर गो बैक टू द इंसुलिन, दे नेवर गो बैक टू द मेडिसिन। कोई भी पेशेंट जब डॉक्टर पर जाता है उसको सिर्फ इतना बोलना है कि आपके 70% जो डाइट है, लेट इट बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एंड 30-40% कैन बी व्हाटएवर यू वांट टू ईट। जितनी बातें मैंने 2 लाइन बताई हैं, जैसे ही एक पेशेंट करेगा विच इज सिमिलर टू DIP डाइट, तो उसकी मजबूरी होगी कि 48 आवर्स के अंदर ब्लड शुगर कम इतना हो रहा है कि उसको दवाई छोड़नी पड़ेगी, है ना। बाय फोर्स ही हैव टू लीव, अदरवाइज वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अच्छा, ये आप जो हमने वर्ड यूज किया कि ये कारोबार है इस तरह का या फिर गलत तरीके के धंधे में, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर जो है या हॉस्पिटल जो है या जो इस तरह के जो लोग हैं, वो क्या अनजाने में पेशेंट के साथ इस तरह के डील करते हैं, उनको पता नहीं है, उनकी पढ़ाई ऐसी हुई है, या फिर वो जानबूझ के ये कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? हाँ, इसमें दोनों तरह की कैटेगरी है। एक तो वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो बिकॉज ये धंधा है उनका। दूसरे ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर जब खुद भी डायबिटिक पेशेंट बनते हैं तो खुद भी तो वही वाली दवाई लेते हैं। अगर उनको पता होता तो खुद के लिए वो कुछ और करते। सो दैट प्रूव्स कि वो उसको पता नहीं है, वो पता नहीं करना चाहता। वो जो होता है ना, जो कुएं का डड्डू बोलते हैं, कुएं का मेढक बोलते हैं ना, वो कुएं के मेढक है कि भाई ये बोला मुझे ये करना है, मुझे इसके आसपास देखना है, नहीं सुनना, नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना, मुझे कुछ और नॉलेज नहीं लेनी। उस तरह के डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो और कुछ लोगों को पता है, वो डॉक्टर्स ऐसे भी हैं आज की तारीख में। आप किसी भी डॉक्टर से मिलिए डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, आज एलोपैथी डॉक्टर से, उनसे पूछिए कि हम फल खा सकते हैं, आप कोई मना नहीं करता, वो बोलते हैं खा सकते हैं। जबकि आज से 3-4 साल पहले जब मैंने इनको उतना प्रमोट नहीं कर पाया था, तब बोलते थे फल मत खाना, मीठे फल मत खाना, लेकिन अब नहीं बोलते। अब अवेयरनेस डॉक्टर्स में भी बढ़ गई। ये जो डॉक्टर्स हैं उनकी 5 साल की 7 साल की पढ़ाई में हार्डली 19 घंटे का न्यूट्रिशनल ट्रेनिंग होती है, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। दे आर द रॉन्ग पर्सन टू गो टू एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। बिल्कुल, इधर आप सही कह रहे हैं सर। इस दौरान कुछ सालों में दिखा है कि आयुर्वेद, योग, इनको एक्सेप्टेंस इसकी बड़ी है। मैं सोच नहीं सकता किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में योगा का एक अलग सेक्टर वो बना होगा, उसके अलग, लेकिन अब धीरे धीरे सब चीजें दिख रही हैं। तो ये अच्छी बात है। यस, लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्लैरिटी हो रही है, सच्चाई पता चल रही है। ये किडनी डिजीज को लेकर थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे खुद के नोन में ऐसे लोग हैं जो बहुत यंग एज, मतलब 30, 35, 38 साल के लोग, किडनी उनकी फेल हो जा रही है, डायलिसिस पे आ जा रहे हैं। 2 चीज बताना आप, एक तो इसकी वजह क्या हो रही है, और दूसरा सवाल जो आप उठाते हैं कि डायलिसिस पे भी एक उसी का एक धंधे का एक दूसरा रूप है। देखिए, पहली बात तो व्हाई सो मेनी काइंड ऑफ पेशेंट्स, ठीक है ना। तो इतने पेशेंट क्यों बढ़ गए, और उसके 2 कारण हैं। हाँ, पहला कारण तो ये कि ओवर डायग्नोसिस। अभी आजकल ये होता है कि किसी का क्रिएटिनिन बढ़ गया तो बोल दिया तो किडनी का पेशेंट है, जबकि क्रिएटिनिन का किडनी से कनेक्शन जो है हमेशा नहीं होता। जैसे अगर मुझे फ्लू होगा तो मेरा क्रिएटिनिन बढ़ ही जाएगा, लेकिन उस दौरान अगर मैंने टेस्ट करा लिया तो बोलेगा आपका किडनी फेल हो गया, यानी कि किडनी का इलाज शुरू हो जाएगा मेरा। और इलाज कुछ ऐसा होता है, स्टेरॉइड कुछ ऐसे होते हैं जो रियली वो किडनी को फेल कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ओवर डायग्नोसिस, दैट इज अ मेजर कॉज। ज्यादातर पेशेंट आते हैं, मैंने कहा आप तो पेशेंट है ही नहीं,
अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आप असली पेशेंट हैं? जो असली पेशेंट होते हैं ना, उनका यूरिन आउटपुट बड़ा कम हो जाता है, आधे लीटर से भी कम 24 घंटे में। उनके पैरों में सूजन हो गई, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड होगी, कम हो जाता है। हाँ। तो अगर ये 3 सिम्टम साथ में हैं तो आप ट्रू पेशेंट हैं, जो कि बहुत कम लोगों में होता है ना। तो ओवर डायग्नोसिस द वन मेजर कॉज। दूसरा, जो अभी पिछले 2-3 साल में या 2021-22 में आपने जो 2 खुराक लगाए सरकार के कहने पे, वो 2 राइट शॉट्स लगाए, उससे ये जो किडनी रियल में इट इज कॉल्ड एक्यूट किडनी फेलियर सडनली। एक तो होता है क्रॉनिक, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, एक होता है एक्यूट, अचानक वो बढ़ गया है, ठीक है ना। उसके अगर सबूत अगर आपको देखने, जिनको देखने हैं, तो ये मेरी किताब, ये मैंने पिछले महीने रिलीज की थी, दिस इज द बुक। ये 1000 पेज की बुक है, वैक्सीनेटेड टू डेथ। हाँ। तो ये किताब मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड भी है ना। तो ये तो यही सब बातें हैं ना, मतलब आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और पूरी बड़े सिस्टम के खिलाफ वो बात जाती है एकदम, तो वो कोई इतनी इजीली एक्सेप्ट करेगा नहीं। अगर ऐसा है भी तो एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। और अगर मतलब जो भी है, ये विवाद वाली चीजें तो है ही, लेकिन इसको लेके आप कोई सॉलिड प्रूफ, तथ्य देते हैं आप उस तरह? ये प्रूफ ही है ना सारा, तभी हम बुक रिलीज करते हैं। इसमें 3500 रिसर्च पेपर है, 1-2 नहीं, 3500। जो मैंने अभी पिछले 2-3 मिनट में जो बात की, उसके सपोर्ट में 3500। किसी भी एक चीज को प्रूव करने के लिए एक रिसर्च पेपर काफी होता है, बट मैंने 3500 रिसर्च पेपर इसमें डाल ही दिए। अब देखिए ना पेज, है ना। ये तो आप मतलब तो प्रूफ नहीं है। डर भी रहे हैं हम लोग ना, डराने वाली बात भी हो गई, क्योंकि वैक्सीन तो सबने लगवाया था उस दौरान, और उस गाँव का ही कोई बच्चे वो लोग होंगे जो नहीं लगवाए होंगे उस दौरान। जब आई भी नहीं थी वैक्सीन, तब भी मैंने ये किताब रिलीज की थी 2020 में। देखिए वो वैक्सीन तो, और तभी मैंने बता दिया था कि भाई वो आएगा और आप मत लगाना, क्योंकि ये ऐसा होने वाला है, जो कि अभी हो रहा है। चाहे वो किडनी पेशेंट बढ़ गए, कैंसर पेशेंट बढ़ गए, खड़े खड़े लोग मर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रिडिक्शन मैंने तभी इस किताब में कर दी थी। तभी मतलब कब? 2020, दैट वाज 30 नवंबर 2020 को ये किताब रिलीज की। और उसके बाद भी हमने वैक्सीन आने के 2-3 दिन पहले भी एक और किताब रिलीज की, इट इज नॉट हियर, 1 क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, राइट। उसमें एक सेक्शन डाल के हमने बताया कि भाई ये आने वाला है अगले हफ्ते, लगा मत लेना, सबूत ये रहे। तो हमने तो वार्निंग दिया था। हमने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, एक जयपुर में किया था, एक चंडीगढ़ में किया था, एक दिल्ली में किया था, एक हरिद्वार में किया था, जहां तक हमारी पहुंच थी, बिकॉज तब लॉकडाउन वगैरह बहुत सारी चीजें भी थी। ऑनलाइन भी हमने कोशिश की लोगों तक पहुंचने की। हमने तो बता दिया था। हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको याद आ रहा है कि मैंने बताया था। और इस पे कई सारे डिबेट हुए थे। लंदन टॉक नाम का एक चैनल है, मैं उस समय आज तक में हुआ करता था, मैं आप उस वक्त, है ना, मैंने देखा था वो सारा। अरे आज तक ने तो मेरे खिलाफ उन्होंने भी मुहिम छेड़ी थी। ये जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपको अपनी बारी आने पे जरूर लगाएं, अफवाहों पे विश्वास न करें। तो जिस चीज को वो लोग अफवाह बोल रहे थे, अब वो आज का सत्य है। तो उस वक्त हमने ऐसी मुहिम छेड़ी कि ऐसा इस तरह का जो रिकॉर्डेड मैसेज आप सबके फोन में आने लगा। तो मतलब आगाह तो तब कर दिया था, और आज भी आपको बता रहे कि ये। तो सर एक चीज और बताइए कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी वैक्सीन लगवाई है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा, कोई बीमारी, कोई हाँ, भुगतना पड़ रहा है। तो जैसे कोई बचने का भी उपाय है, कोई बच भी सकता है अपनी, अगर उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, या सबको आप बोल रहे हैं कि सबको कुछ ना कुछ होगा? सबको कुछ ना कुछ होगा, नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर आप भी उसी के शिकार हो चुके हैं, लगा है, अपने आप से पूछिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ तो एकदम धराशायी हो गए, किडनी फेल हो गया, अचानक कैंसर हो गया, अचानक ब्लड शुगर बढ़ गया जो पहले नहीं था, तो उनको तो पता ही चल गया, राइट। या महिलाओं में बात करें तो एवरी 3rd गर्ल इज पॉलिसिस्टिक किडनी, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज हो गया, राइट, पीसीओडी के शिकार, एवरी 3rd गर्ल। तीसरे, आप कोई भी 3 एडल्ट लीजिए और उसमें से एक निकलेगा जो कि पहले कभी नहीं था, आज से पहले, है ना। एंड व्हाई आई एम कनेक्टिंग इट विद द वैक्सीन, वो मैंने ये बुक रिलीज किया, इसमें आप देख लीजिए, राइट। जो किताब मैंने आपको दिखाई, इसमें वो कनेक्शन आपको दिख जाएगा। 3500 जो पेपर्स हैं, है ना। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया। हमारे तो हॉस्पिटल्स हैं, हमारे 500 क्लिनिक्स हैं पूरे देश भर में। तो जिस तादाद में कभी नहीं देखे गए, उस तादाद में अब देखे जा रहे हैं। किसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होगा, किसके बाल झड़ेंगे, किसका शूट अप कर जाएगा ब्लड शुगर अनयूजुअल तरीके से, कौन टपक जाएगा, दैट आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। बट कुछ ना कुछ हर एक को हो रहा है। हमने एक सर्वे कराया, मेरठ में कराया, 10,000 यंगस्टर्स में कराया, 10,000 यंगस्टर्स में के बीच में सर्वे कराया, और सर्वे में करीब
उस ये सर्वे किए भी 2 साल हो गए कि 10% ऑफ देम क्लियरली उन्होंने लिख के दिया। वो 10,000 जो सर्वे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज भी मेरे पास हैं, और कोई भी एनी पब्लिक आर वेलकम टू सी दोस पेपर, उसमें उनके एड्रेस हैं, नाम है। जब उन्होंने माना कि जैसे हमने लिया साइड इफेक्ट हुआ, जो नाम मैंने लिया अभी बीमारियों की, एंड अभी भी झेल रहे हैं उसको, है ना। तो इस तरह के सर्वे हमने भी कराए, और इस तरह के रिसर्च पेपर तो 3,500 पूरी दुनिया के हैं ही। ये हमें एक बार फिर से वही सवाल पूछता हूँ कि ये जो हुआ वैक्सीन दिया गया, तो ये क्या मतलब वही अनजाने में हुआ है? अनजाने में नहीं हुआ, उनकी जानकारी मतलब उनकी नॉलेज में इतना ही था कि इसका भाई उपाय यही है? नहीं, या फिर जानबूझ के है। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, मैं तो क्लियर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और जानबूझ के भी सबूत जो है ना, वैक्सीन आने से पहले जिस तरह के इंग्रेडिएंट डले जा रहे थे, जो कि हमें अवेलेबल थे पब्लिकली, और उनको अगर कोई तारों को जोड़ेंगे, राइट, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वो मैंने तभी बता पाया ना। अदरवाइज उस वक्त अगर कोई ऐसा बोलेगा कि ऐसा होने वाला है, तो जरा सोचिए उसके ऊपर कोई ना कोई केस हो जाता, ठीक है ना। कोई गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को फॉर एग्जांपल, राइट, लेकिन वो गुमराह नहीं, वो सच्चाई थी। वो इट वाज प्री प्लान्ड कि हम ऐसा करेंगे एंड इट विल कॉज अ स्लो पॉइजन काइंड ऑफ थिंग। वो पूरी तरह से प्री प्लान्ड था, वो प्री प्लान्ड ही था और कुछ नहीं था। तभी तो फोर्सफुली लगाया जा रहा। कभी ऐसा होता है मुझे नहीं लगाना, नहीं आपको लगाना पड़ेगा, ट्रेन में नहीं जा सकते, हवाई जहाज में नहीं जा सकते, ऐसा कभी होता है? और एक तरफ बोल रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से लगाना है ना। तो इन चीजों को, डॉट्स को कनेक्ट करना है। और मैं ऑफिशियली भी ऑन रिकॉर्ड भी दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो वीडियो है आप अपने स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी दिखाइए, बोलिए इंसान गुमराह कर रहा है, वो चुप हो जाएगा। उसको पता है कि गुमराह नहीं कर रहे हैं, कोर्ट में दे कैन नॉट प्रूव इट, राइट। वो उनका जो बात है और भी लोगों तक पहुंच जाएगा कि वो झूठ बोल रहे थे। किडनी वाली जो बात मैंने पूछी थी कि जो डायलिसिस की स्थिति आ जा रही है, हाँ, तो क्या उसको वापस वाली देखिए हो डायलिसिस सकती है? हो सकती है हमेशा। देखिए सबसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि मेरे तो यंग जानने वाले लोग हैं भाई, 30-35। ये वजह तो चलो आपने एक बता दी उसकी, लेकिन अगर समाधान की बात, प्रेमानंद महाराज वृंदावन के, उनको इतने चाहने वाले लोग हैं, डरे रहते हैं लोग कि इसका कोई प्रेमानंद महाराज के इतने अनुयायी मेरे पास और आप देखेंगे इस वाले वीडियो में भी उनके कमेंट्स आएंगे कि भाई हमारे गुरुजी को ठीक कर दीजिए। हमने बोला कि हम ठीक करने के लिए ही बने हैं, लेकिन हम ठीक किसी पेशेंट को तभी कर सकते हैं जब वो पेशेंट खुद चाहे ठीक होना। वी विल नॉट गो टू देम कि ठीक करने के लिए। तो ये तो चलो उस कॉन्टेक्स्ट में हो गया। उनके बहुत सारे मेल फोन ये सब आते रहते हैं उनके अनुयायी के। बिल्कुल, उनका जवाब यही होता है मेरा कि हम ठीक करने को तैयार हैं, लेकिन इफ द पेशेंट इज रेडी टू गेट क्योर्ड बाय अस। तो अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पे, डायलिसिस। देखिए एक बात समझिए, किडनी फेल हो गया यानी कि नो यूरिन आउटपुट, यानी कि यूरिन फ्लूइड डिपॉजिट बॉडी में हो रहा है, सूजन आ रही है, बीपी बढ़ जा रहा है, वीकनेस आ रहा है, ठीक है ना, फिर इचिंग हो रही है, उल्टियां हो रही हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज, है ना। अब ट्रू पेशेंट बन गया। तो ऐसे में जो फ्लूइड एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रहा है, जो पेशाब से नहीं निकल रहा, वो डायलिसिस से निकालेंगे। दिस इज द वर्क ऑफ डायलिसिस। तो इसमें जितनी बार डायलिसिस होगा उतनी बार किडनी जो थोड़ा बहुत भी काम कर रही है वो फर्दर और डैमेज होगा। और एक टाइम आएगा जब डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि डायलिसिस भी फेल हो गया। पहले तो हफ्ते में 1, फिर हफ्ते में 2, फिर हफ्ते में 3, फिर 4, फिर बोलेंगे अब डायलिसिस नॉट वर्किंग, राइट। वो सब कहा जाता है कि जब हम डायलिसिस पे आ गए तो लाइफ आपका स्पैन जो बिल्कुल कम हो गया। फिर ट्रांसप्लांट करने की बात होगी। एक किसी बेचारे का किडनी ले भी लेंगे और वो ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाता है 1-2 साल में, किसी में 3 साल में फेल हो जाता है। तो दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, नॉट ओनली योर्स, जिसका किडनी लिया था वो भी सफर कर रहा है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। गॉड ने हमें एक तीसरी किडनी दी है, मेडिकली से बोलते हैं थर्ड किडनी, द स्किन। स्किन इज कॉल्ड द थर्ड किडनी। ये कोई मेरी डिस्कवरी नहीं है, ये पहले से ही सिद्ध है, मेडिकल साइंस में ही सिद्ध है कि स्किन बिकम्स अ थर्ड किडनी, द लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर स्किन पे दिया जाए तो हम अपने पेशेंट को यही करते हैं कि उनको हॉट वाटर इमर्शन टब में बिठाते हैं, पानी यहाँ तक, सीधे बैठते हैं दोनों पैर आगे, और टब में यहाँ तक पानी 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट से 2 आवर्स। व्हेन यू डू इट, तो जो चीज पेशाब से नहीं निकल पा रही थी उतना फ्लूइड बॉडी से बाहर स्किन के रास्ते निकल जाती है। जब पेशेंट बाहर आते हैं हॉट वाटर इमर्शन से तो उनका वेट 500 ग्राम 1 kg कम मिलता है। तो यानी कि वो उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया, उसका सूजन कम हो गई, उसका वीकनेस कम हो गई। तो दैट मीन्स कि भाई डायलिसिस हो गया, बट थ्रू द स्किन। और सिमल्टेनियसली जो ब्लड है वो पैरों के, इट कम्स टुवर्ड्स द किडनी, एंड किडनी भी रिवाइव होने लगती है, यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है।
उसका बीपी कम हो गया, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, तो उसकी डायलिसिस धीरे धीरे हम टेपर डाउन करते हैं एंड देन वी फिनिश ऑफ द डायलिसिस। ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे बट नाउ दे आर फ्री फ्रॉम डायलिसिस, और डायलिसिस फ्री हुए भी 2-3 साल हो भी गए। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे नहीं कि टेम्पोरली फ्री हो गए, 3 साल हो गए किसी को। 2021 में हमने ये हमारा सिस्टम लॉन्च किया, DIP डाइट प्लस हॉट वाटर इमर्शन। तो 2021 के भी पेशेंट है मेरे पास जो 21 में उन्होंने किया और डायलिसिस मुक्त हुए और आज भी जिंदा पूरी तरह हेल्दी हैं। टुडे इज 2025, है ना। तो वो क्या कर रहे हो, किडनी प्रॉब्लम तो है अभी भी ना, पूरी तरह से खत्म? पूरी तरह से खत्म, पूरी तरह से पूरी तरह से, एक भी दवाई नहीं, एक भी सिम्टम नहीं। और हॉट वाटर इमर्शन तब किया था, वो भी 2-3 महीने में बंद कर दिया। और कुछ लोग तो DIP डाइट, अब जब हेल्दी हो गए लोग फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, DIP डाइट से भी डिवेट हो गए, अपने नॉर्मल डाइट पे भी आ गए। हालांकि हम बोलते हैं DIP डाइट पे रहो भाई, लेकिन तो वो उस तरह के पेशेंट आज भी है। 2021 ये जो इस तरह के पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, ये कहीं ऑन रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है पे या कहीं ऑन कोरोनाकाल.tv, अच्छा, उसमें जाएंगे तो वो सारे पेशेंट के टेस्टिमोनी मिलेंगे। और हमारी किताबें जो आती हैं, एक किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, उसमें इस तरह के सारे 101 पेशेंट के टेस्टिमोनी तो उसमें मिल जाएंगे, 101, ठीक है ना। एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक पे वो मेरे वेबसाइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजन वगैरह से खरीद सकते हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड बात है। वो पेशेंट का अगर कोई डिटेल जानना चाहे, कोई मेडिकल एसोसिएशन, तो हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई इसमें एक बैरिकेडिंग है कि भाई इस स्टेज पे जाने के बाद इसका इलाज, अगर इंसान जिंदा है, सांस ले सकता है, खाना खा सकता है, तो वो ठीक हो सकता है। यही बैरिक, जो तो जिंदा ही नहीं है या फिर वो खा ही नहीं सकता, पाइप डले हुए हैं, देन वी कैन नॉट डू मच। और किडनी के लिए अगर इलाज के लिए डायलिसिस पे कोई है तो इट मींस कि वो क्रॉनिक कंडीशन में ही है मेडिकल के। हाँ, वो ठीक हो जाते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल आइए और आप देखेंगे ज्यादातर पेशेंट 30% तो वही वाले हैं, किडनी वाले हैं जो डायलिसिस पे थे। एंड दे कम, हिम्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी हिम्स में आइए, या हमारे वर्चुअल OPD के माध्यम से बहुत सारे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल भी नहीं आते, और कई लोग तो है कि मुझसे भी नहीं मिलते, जो ये मैंने जितना बताया इतना सुन के वो घर पे करके ठीक हो जाते हैं और फिर हमें कांटेक्ट करते हैं जस्ट टू गिव थैंक्स। ऐसे भी पेशेंट है ना। तो किडनी पेशेंट कैन बी रिकवर्ड इजीली एंड दिस इज सिंपल प्रोटोकॉल। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि आपको तो खैर 2008 में मेमोरी वाला जो अवार्ड मिला हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, या तो वो टेक्निक है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं क्या कि वो क्या एग्जैक्टली टेक्निक है, मतलब बहुत डिटेल में न जाके भी तो कैसे काम करता है? सिंपली इतना याद रखना पड़ता है हमें कि जो भी चीज हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, जो भी चीज हम देखते हैं वो कभी नहीं भूलते, ठीक है ना। कई बार आपने सुना होगा कि भाई आपका चेहरा जाना पहचान लग रहा है, नाम याद नहीं आ रहा, है ना। हाँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ होगा आपका नाम तो याद आ गया, चेहरा जाना पहचान नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि चेहरा आपने देखा, यू विल नेवर फॉरगेट, नाम आपने सुना, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्निक ये है कि जो भी चीज मुझे लगता है कि ये याद रखना है मुझे, उसको पढ़ के उसका एक विजुअल मेंटल पिक्चर बना देता हूँ, अच्छा, है ना। तो मेंटल पिक्चर बना के तब उसको एसोसिएट करके अपनी चीजों से, तब एक जैसे मान लो मुझे मेरे जितने वीडियोस बनते हैं तो मैं टेलीप्रॉम्प्टर तो यूज करता हूँ, कई बार मेरे वीडियो 2 घंटे के भी होते हैं, ठीक है ना, और जिसमें मुझे एग्जैक्ट आंकड़े भी देने होते हैं। तो आप मेरे वीडियोस देखेंगे एक गो में होता है ना, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होती, तो तब भी मैं मेमोरी टेक्निक यूज करता हूँ, निमोनिक्स यूज करता हूँ। तो निमोनिक्स भी एक किताब है, मेरी वाइफ ने लिखी है किताब, शी मेमोराइज द होल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसी मेथड से पूरी की पूरी डिक्शनरी, किसी पेज से कोई भी वर्ड बोलेंगे तो मीनिंग बता देंगे, है ना। तो स्मार्टर मेमोरी नाम है इस बुक का, वो छोटी सी बुक है, अगर आप वो लेते हैं, खरीदते हैं, तो उसमें सारे टेक्निक्स हैं, इट इज वेरी वेरी इजी। तो वो बुक सफिशिएंट है? सफिशिएंट है, वो छोटी सी बुक है, वो रूपा पब्लिकेशन पब्लिश की है, तो दैट हैड बीन अ बेस्ट सेलर। कई सारे बुक्स हैं लेकिन एक बुक ही काफी है ना। तो ये मतलब इसी थ्योरी पे काम करता है, जो विजुलाइज करके एक मूवी आई थी ना, दृश्यम, देखी होगी आपने, अजय देवगन की, वो भी इसी पे बेस्ड थी। जो चीज हम देख लेते हैं एक बार, वो भूलते नहीं है, वो दिमाग में छप जाता है, लेकिन बुक से हम पढ़ते हैं तो एक्चुअली वो हमारा दिमाग उसे सुन रहा है, उसे मेंटल पिक्चर में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा। तो मेंटल पिक्चर में ट्रांसलेट करने की मेथड वो बोलते हैं निमोनिक्स। सो दैट निमोनिक्स की ट्रेनिंग आपको चाहिए, विच इज दैट बुक। वो बुक्स के जरिए हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो जो लॉ के स्टूडेंट होते हैं, सीए के स्टूडेंट होते हैं, उनको तो धाराएं याद करनी होती हैं, धाराएं इज अ टेक्स्ट। हिस्ट्री के स्टूडेंट को डेट्स याद करने होते हैं, दैट इज अ टेक्स्ट, राइट। तो या बॉटनी के स्टूडेंट्स को टर्मिनोलॉजी याद करनी होती है, दैट इज अ टेक्स्ट। मेडिकल के स्टूडेंट को ड्रग के नाम याद करने पड़ते हैं,
तो तब निमोनिक्स यूज करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा फील्ड होगा जहाँ मेमोरी की जरूरत नहीं है, और जो जिसकी मेमोरी शार्प है उसको बड़े ही अप्रिशिएट किया जाता है, वो हाँ। फील्ड में सफल है, कामयाब है। हाँ, तो ये यस तो यस यस। काम करेगा, आपकी बुक बहुत काम करेगी। हाँ, ये बुक आप ले लेंगे तो जितना टाइम लगाते हैं पढ़ाई में उससे बहुत कम टाइम लगेगा और याद भी रहेगा। अच्छी बात है ये। अच्छा, ये अभी आपके हिसाब से जितना नजदीक से आप देख रहे हैं और एक मुहिम की तरह लेकर लगातार चल रहे हैं, और बहुत सारी मुहिम आपके जो है इस व्यवस्था के खिलाफ पड़ती है, अभी ओवरऑल मैं समझना चाहूँ, क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा हेल्थ फ्रॉड क्या चल रहा है? सबसे बड़ा, हाँ ये बताना कौन सा सबसे बड़ा है। फिलहाल तो कैंसर बड़ा आगे चल रहा है, हाँ कैंसर का फ्रॉड। वो ऐसे ही कुछ मैं समझाता हूँ। कोई भी पेशेंट किसी भी वजह से डॉक्टर पास जाएगा, मान लो पेट में दर्द है फॉर एग्जांपल, ये तो कल ही का केस मैं बता रहा हूँ, छोटे बच्चे का केस, जाएगा डॉक्टर क्या करेगा, पैरासिटामोल दे देगा, है ना। दूसरी बार जाएगा फिर एक पेन किलर दे देगा, तीसरी बार जाएगा फिर एक पेन किलर दे देगा। तो जब 3-4 बार ये होगा तो फिर वो फ्लेयर अप हो जाएगा। अब बोलेगा कि आपको कैंसर लगता है, आप डायग्नोस कराने चाहिए। और कैंसर का जो डायग्नोस्टिक इस तरह से बना है, फॉर एग्जाम्पल पेट स्कैन, अगर मैं भी पेट स्कैन कराऊंगा तो मुझे भी मोस्ट लाइकली बता देंगे आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट है। अब कैंसर का नाम सुनते ही मेरी आधी जान तो अभी निकल जाएगी। फिर मैं बोलूंगा क्या करना है, बोलेंगे कीमोथेरेपी, विच इटसेल्फ इज अ फ्रॉड। Chemotherapy causes cancer. It does not prevent cancer, does not control cancer, does not cure cancer. It causes cancer. तो मैं ओरिजिनली पेशेंट नहीं था, लेकिन मैंने आपको एक जर्नी ऑफ द पेशेंट बताया, किस तरह से मुझे पेशेंट घोषित कर दिया पेट स्कैन के बहाने, जो कि अपने आप में एक फ्रॉडलेंट डायग्नोस्टिक टूल है। और इस विषय पे अगले हफ्ते 31 मई को मैं किताब भी लॉन्च कर रहा हूँ एविडेंस के साथ। उस किताब का नाम है हॉस्पिटल ट्रैप। जैसे चूहादानी होता है ना, वो चूहेदानी में रोटी रखी है आपने, तो चूहा क्या सोच रहा है कि किसी ने, भले इंसान ने मेरे लिए खाना रखा है, जबकि उसे नहीं पता कि जैसे घुसेगा वो ट्रैप है। तो आप भी हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे बड़ा जो आप पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है, दैट इज डायग्नोस्टिक्स। और डायग्नोस्टिक में सबसे बड़ा वो कैंसर का डायग्नोस्टिक। आप देख भी रहे होंगे बहुत सारे आपको 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट मिलेंगे जो कि आपसे मुझसे ज्यादा हेल्दी दिखेंगे। उनको बोलेंगे क्या दिक्कत है, यार मैं 3rd स्टेज पेशेंट हूँ। अरे वो तो समझ गया आपको दिक्कत क्या है, मुझे दिक्कत नहीं है, ये मुझे 3rd स्टेज कैंसर बताया हुआ है। उनको समझाना पड़ता है, अगर आपको ठीक होना है तो पेपर फाड़ दीजिए, आप ठीक हो गए, भूल जाइए इसको। एंड ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ। ऐसा हम पेशेंट को देखते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि भाई आप में दिक्कत नहीं, इस पेपर में दिक्कत है, इसको फाड़ दो, आप ठीक हो गए, एज सिंपल एज दैट। तो बिगेस्ट फ्रॉड इज द डायग्नोस्टिक्स। सर, इतने मतलब सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा कैसे, मतलब इतने बड़े लेवल पे ये सारी चीजें चल रही हैं, आप पूरे इतने बड़े लेवल पे चल रही। आप मेरी किताब पढ़िए, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, राइट। इसमें जो पेट स्कैन का मैंने बताया उसके साइंटिफिक एविडेंस दिए हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जो रेडियोलॉजिस्ट हैं जो कि पेट स्कैन करते हैं, यू ऑर्गेनाइज डिबेट विद मी, मैं अपने एविडेंस देता हूँ ना उनको। मेरे एविडेंस तो वैसे भी उस बुक में, वो बुक कोई भी पढ़ ले और जो एविडेंस है वो लेके जाए उसी के पास जिसने पेट स्कैन रिकमेंड किया था, या जिसके रिकमेंड करने, क्या डॉक्टर साहब क्या बताइए कि पेट स्कैन कॉजेज कैंसर, वो बोलेगा हाँ, पेट स्कैन से कैंसर डिटेक्ट नहीं होता एक्चुअली, इट कॉजेज बिकॉज यू आर पुटिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल इनसाइड द बॉडी। ब्लड स्ट्रीम में आप रेडियोएक्टिव मटेरियल कॉल्ड एफडीजी आप डालते हैं, लिटरली आपके बॉडी में रेडियोएक्टिव मटेरियल सर्कुलेट करेगा तो आप कैंसर पेशेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये आप ही तय कीजिए। क्लास 8 में तुमने यही पढ़ा था, है ना। तो पेट स्कैन के बहाने पहले तो कैंसर बनाने की जो चीजें आपने बॉडी में डलवा दिया, जाहिर सी बात आप थोड़ा बीमार पड़ जाएंगे, और फिर आप इलाज के बहाने कीमोथेरेपी करेंगे, केमिकल थेरेपी, दैट विल फर्दर एग्रेवेट द प्रॉब्लम। इस पे मैंने एक कैलेंडर भी लॉन्च किया, द कैंसर कैलेंडर, इसी साल 2025 में, राइट। बिकॉज मैं समझ गया कि सबसे बड़ा जो जाल है अभी वो कैंसर का। आप देख भी रहे होंगे हर दूसरे दिन आपके बहुत करीबी को मुझे कैंसर डायग्नोस हो गया, मुझे कैंसर डायग्नोस। ये तो मैंने देखा है, पर्सनली देखा है, जब सोसाइटीज, हाई राइज सोसाइटीज में मैं जब आने जाने लगा और देखा तो देखा कि इतनी ज्यादा, मतलब लोग बताते नहीं है, हाँ। लेकिन जब बात करने लगते हैं, चूंकि मैं योग से जुड़ा रहा हूँ, तो लोग बताते हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि सोसाइटी में इतने सारे कैसे, क्या, और सब मोस्टली लोगों को 3rd स्टेज और 3rd स्टेज और ये, लेकिन फिर भी मेरे मन में अभी भी वो चीजें कुल्लाहट है कि ऐसा कैसे लोग कीमोथेरेपी कराते हैं, उसे ठीक भी होते हैं कुछ टाइम तक। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम भी मैंने देखा है, क्रिकेटर अपने हो गए, मनीषा कोइराला है, इन लोगों ने कराया, ठीक हुए और अभी नॉर्मल लाइफ में है, लेकिन तरीका तो वही अपनाया ना जिसपे आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखो ना, जैसे मैं ठीक हूँ अभी, मुझे पेट स्कैन से घोषित कर देंगे कि भाई आप कैंसर पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी कराओ। कीमोथेरेपी से मैं मरने नहीं वाला,
क्योंकि मैं वैसे भी हेल्दी इंसान हूँ, मेरा बॉडी कीमोथेरेपी झेल जाएगा. इट इज नॉट दैट यू आर क्योर्ड बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, यू आर क्योर्ड डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग कीमोथेरेपी. इट इज लाइक दैट. कीमोथेरेपी से मैं डिटोरेट हो जाऊंगा, लेकिन चलने फिरने फिर भी रहूंगा. जिनकी जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो आप ये देखिए कि बिफोर द कीमोथेरेपी उनकी हेल्थ कंडीशन क्या बहुत वर्स थी क्या. राइट, आपने 2-4 नाम लिए, अगर उनकी हिस्ट्री लेंगे, क्या आप उनकी हेल्थ कंडीशन पहले वर्स थी बिफोर द कीमोथेरेपी? आप पाएंगे दे वर एसिम्प्टोमेटिक कैंसर डायग्नोज्ड, और वो उसके बाद पैनिक में आके डॉक्टर बताइए क्या करें, और कीमोथेरेपी करा लिया, तब भी वो वैसे के वैसे ही हैं. लेकिन दुनिया में तो ये पिक्चर आया ना कि भाई ये तो आप बता भी रहे हैं ये तो ठीक हुए हैं, जबकि वो ठीक इंसान को ही ठीक कर रहे हैं. अभी जो ये नवजोत सिद्धू का केस है, वो मेरे पेशेंट ही हैं. शी इज माई पेशेंट, है ना. तो उनकी हिस्ट्री क्या थी? कुछ भी नहीं था, और वो कीमोथेरेपी करा लिया, सर्जरी करा लिया, रेडिएशन करा लिया, और पेट स्कैन करा लिया, हालत बद से बदतर हुई. ओनली देन दे केम टू मी. फिर यही वाला डाइट, DIP डाइट शी स्टार्टेड, एंड ऑल द सिम्टम्स स्टार्ट वैनिशिंग. राइट, उसके बाद तो उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सबने देखा, दैट इज द मतलब वो सब तो है ही. सर उसमें विवाद भी हुआ था उस दौरान. विवाद था कि उन्होंने उनको अपने स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा था कि नहीं, सिर्फ आयुर्वेद से और हल्दी और जो विवाद हुआ था उसका जो आगे का है ना, वो आपने विवाद किया किसने था? ये देखिए ना, ये तो टाटा मेमोरियल ने किया था. ठीक है ना, एक छत्तीसगढ़ का कोई सिविल सोसाइटी ने किया था. इन दोनों को हमने जवाब दिया ऑफिशियली, वो अपने सोशल मीडिया में डाला, उनको लेटर भी भेजा कि भाई आप ये बोल रहे हो कि आपकी कीमोथेरेपी से ठीक हुआ है, उसका भी रोल है. 232 ऑन्कोलॉजिस्ट ने साइन किए थे. फिर वो चिट्ठी पब्लिक भी किया था, उनको भी भेजा था. तो मैंने उनको बोला कि एक पेशेंट आप सबूत के साथ दिखा दो जो कीमोथेरेपी से ठीक हुआ पूरी दुनिया में, और मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, एक पेशेंट जो सबूत के साथ दिखा दें पूरी दुनिया में ठीक हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास? है नहीं. वो चुप बैठ गए कि मैंने लीगल नोटिस भेजा एक उनको, एक छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी को भेजा. मीडिया ने ये देखा कि भाई इन्होंने केस कर दिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? वो जो जिसने 700 करोड़ का दावा कर दिया, 700 करोड़ लेने चाहिए ना, अगर उन्होंने झूठ बोला तो लिए क्यों नहीं? मैंने उनको किया कि भाई उनको मत बोलो, डॉक्टर तो मैं था उनका, आप मेरे पे करो केस. और तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, आप तो वेल कनेक्टेड, आप कनेक्ट कीजिए उनसे. क्या ऐसा आप लीगल नोटिस भेजा था उन्होंने, डॉक्टर BRC ने? वो बोलेंगे हाँ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाब क्या देंगे वो? फिर वो चुप बैठ गए. अच्छा. फिर उसके बाद दब गया ये मामला. ऐसे नहीं कि उन्होंने माफीनामा मांगा तब दबा. आप उसका अगर देखेंगे थोड़ा पीछे जाके, उसके बाद भी चलता रहा टिल द टाइम वी गेव दिस ऑफिशियल, एंड हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था यहाँ पे, वो लेटर लीगल नोटिस देते हुए. तो दिस इज द ट्रुथ. लेकिन लोगों के दिमाग में क्या परसेप्शन बैठ गया कि भाई इन्होंने, इनके ऊपर केस हो गया तो जरूर इन्होंने कुछ झूठ बोला होगा या गुमराह किया होगा. लेकिन जो दूसरी पार्ट ऑफ द स्टोरी विच मीडिया जानबूझ के कवर नहीं किया, दैट इज वी हैव सेंट देम अ लीगल नोटिस, और तब मामला दबा दिया. लेकिन कैंसर आप बता रहे हैं कि जबरदस्ती डायग्नोस कर दिया जाता है. That is one part of it. Majority of the patient are like that. कैंसर एग्जिस्ट तो करता है. कैंसर एग्जिस्ट करता है. कैंसर एग्जिस्ट करता है, कैसे पता चलेगा? दैट इज हीमोग्लोबिन एकदम से डाउन होगा, वेट एकदम से डाउन होगा, अचानक वीकनेस आ जाएगी विदाउट एनी एपरेंट कॉज. ठीक है ना. तो या बॉडी में कहीं बहुत ज्यादा भयंकर पेन है और वो ट्यूमरस ग्रोथ है, कहीं पे नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं. These are the true diagnostic of ऐसे सिम्टम्स अगर हैं, चलिए मान भी लेते हैं तो इसको, तो फिर इसका क्योर या इसका इलाज वही डॉक्टर्स के पास है, हॉस्पिटल उनके पास नहीं है. उनका इलाज हमारे पास है. आप हमारे पेशेंट से मिलिए कि पूरा यहाँ पे कीड़े पड़ गए. कीड़े मतलब लिटरली कीड़े ऐसे गिरते हैं. अच्छा. ऐसे गिर रहे हैं कीड़े, और डॉक्टर ने बोला कि भाई ये वाला पार्ट तो पूरा हटाना पड़ेगा, आँख ये सब काटना पड़ेगा, दांत दिखाई देंगे. एंड फिर तो इंसान डर जाएगा. कीमोथेरेपी ये सब करने के बाद हालत बदतर हो गई, तब आए, और वो भी ठीक हो, पूरा सूख गया, सब कुछ सही हो गया. हमने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब भी हमने अपने पेशेंट्स को हमने किया था ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लाइव, वो आप ढूंढेंगे तो नेट में मिल जाएगा. अच्छा. तो ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं, coronakaal.tv में जाएंगे तो वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे. अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं 31 को. तो इस तरह मतलब इसके ट्रीटमेंट का बेस क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट का बेस होता है, वन इज द डाइट डेफिनेटली, एंड अदर इज द पंचकर्मा थेरेपी. अच्छा. आयुर्वेद का पंचकर्मा. ठीक है ना, जिसमें लीच थेरेपी भी वन ऑफ द पार्ट होता है, जिससे धीरे धीरे वो कैंसर रिग्रेस करता है. तो याद रखिए, कैंसर का दुश्मन है फीवर. वी गिव एन आर्टिफिशियल फीवर टू द पेशेंट, एंड ये नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है 1927 का. राइट. इफ द कैंसर पेशेंट गेट्स अ फीवर, द कैंसर कैन बी क्योर्ड.
तो फीवर कैसे देते हैं, उनको हॉट वाटर की मशीन में बिठाते हैं किडनी पेशेंट की तरह, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैंसर सेल रिग्रेस होंगे। हाउ यू विल नो, आपका पेन कम होगा, वीकनेस कम होगा, वेट बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दैट इज हाउ वी डू इट। आपने कहीं ये भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज जो है भय और व्यापार सिखाते हैं कुछ। ये तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये सच बात है। नहीं कहा तो आप बोल देते हैं। मेडिकल कॉलेज, मैं तो बोल रहा हूँ इसको, जैसे कोई बोलता है ना ये एमडी का फुल फॉर्म तो देखो ना, मार्केटिंग ऑफ ड्रग, एम और डी, है ना। उनको बस दवाई बेचना है और यही 5 साल 7 साल सिखाया जाता है। हाँ, अब आप ऐसे देख लो कि जो हेल्थ के ठेकेदार हैं हमारे भारत में, जो एक एवरेज इंसान की लाइफ स्पैन कितनी है, 65 ईयर्स। एवरेज डॉक्टर की लाइफ स्पैन कितनी है, 57 ईयर्स। अगर वो इतने हेल्दी हैं, हार्ट का डॉक्टर खुद ही हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज का डॉक्टर खुद ही डायबिटीज की गोली खा रहा है, राइट, और एक इमरजेंसी का डॉक्टर इमरजेंसी के उसमें ही हार्ट अटैक से मर जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आपने योगा का नाम लिया, योगा अगर आपसे कोई सीखने आएगा पहले तो आपको देखेगा, अरे ये खुद ही इसकी तोड़ निकली हुई है, तो ये क्वेश्चन करेगा ना वो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन वो डॉक्टर के पास जाके नहीं करता, एलोपैथी वाले के पास। आप एलोपैथी का, मैं तो बोल रहा हूँ, ये एम्स का, अपोलो का, 3-4 हॉस्पिटल का हमने एक बार वो किया था। वहाँ का जो ओबेसिटी डिपार्टमेंट, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतने मोटे मोटे हैं, जो वो लोगों को बता रहे हैं आप पतले कैसे होंगे, और लोग क्वेश्चन भी नहीं कर रहे, भाई आपने क्यों नहीं अपने आप को कंट्रोल किया, है ना। तो इसका तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वैसे ही मन में आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है इसकी वजह ये है कि कोई भी चीज जब तक आप खुद पे अप्लाई करेंगे नहीं वो रिजल्ट नहीं देगी। तो वो अपने पे नहीं कर रहे हैं, मन नहीं है उनका, ये जो भी है मन नहीं कर, और वो यूनिफॉर्मली पूरे डॉक्टर ने के पूरे डॉक्टर का पूरी फ्रेटर्निटी ने तय कर लिया कि हम अपनी बताई हुई चीजों को खुद पे नहीं करेंगे। हाँ, योगा वाले ने तो नहीं किया, राइट। नेचुरोपैथी वाले कोई होगा तो वो पतला दुबला दिखेगा, फुर्तीला दिखेगा, है ना। तो लेकिन ये एलोपैथी ने ठान लिया कि हमें अपने हेल्थ की कोई परवाह नहीं है, हमने जो सीखा वो सिर्फ लोगों को बताएंगे और खुद पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे। अगर या तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कोई अपने आप में, सारे तो ऐसे नहीं है ना, सारे हैं, कौन नहीं है, आप दिखा दो कौन नहीं है। आप हो सकता है 200-400 में कोई एक आध नहीं भी हो, है ना, लेकिन लार्जली यही है। अच्छा, आप इस तरह खुल के बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, कहीं से कोई भय डर आपको नहीं लगता है? क्योंकि लॉबी बहुत बड़ी है, कभी ऐसा हुआ है कोई खतरे वाली बात, थ्रेटनिंग कुछ ऐसा? नहीं, होता रहता है, अब तो आदत पड़ गई। अब देश विदेश में हर जगह मेरे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वियतनाम में, मलेशिया में, सिंगापुर में, स्विट्जरलैंड में, लंदन में, हर जगह होते रहते हैं, और यूएई में। तो और ये लॉबी तो इंटरनेशनल लॉबी है, वर्ल्ड वाइड लॉबी है। तो लेकिन अब आदत पड़ गई है कि भाई उनसे कैसे जूझना है। वी से एवरीथिंग बाय एविडेंस। अब ऐसे लोग होते हैं ना जो आगे से नहीं आएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि आगे से आएंगे तो दे विल आल्सो गेट एक्सपोज्ड। वो पीछे से हमला करने वाले लोग हैं। धमकी नहीं मिलती है खुले रूप में आपको कभी? वो भी चलता रहता है। अच्छा, यस, वो भी चलता है। अब ये इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जितना हम डरेंगे उतना वो डराएंगे, एंड दैट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। डरेंगे तो डराएंगे, अब डरेंगे ही नहीं तो कोई कब तक डराएगा, है ना। तो ये समझना पड़ेगा, दिस साइकोलॉजिकल गेम। आपने देखा ना कोरोना में, अभी भी देखिए टीवी में, आज भी खोल के देखिए, दोबारा कोरोना आ गया, लेकिन वो कमेंट बॉक्स में जाके देखेंगे तो इतनी गालियां पड़ रही है उन सारे मीडिया को कि अब कोई नहीं विश्वास कर रहा। तो कब तक कोई डराएगा? पिछली बार डर गए थे सारे के सारे, इस बार कोई नहीं डरा। आपके हिसाब से आप कहते रहते हैं कि डॉक्टर्स जो है डर बेच रहे हैं। हाँ, ये फियर मॉन्जरिंग है ना, दिस कॉल्ड फियर मॉन्जरिंग। आप जब किसी को डरा देते हैं ना तो उसको लूटना आसान हो जाता है ना। तो मैं तो बोलता हूँ हॉस्पिटल में जाना गब्बर के अड्डे में जाने के बराबर है। गब्बर तो सिर्फ पैसा ही लूटेगा, ये तो जान और माल दोनों लूट लेंगे। इस पे मेरी किताब है लिटरली, हॉस्पिटल ट्रैप। एक पहली किताब लिखी थी 12 साल पहले, हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे, है ना। तो उसी की श्रृंखला में हॉस्पिटल ट्रैप अभी लिख रहे हैं, अभी आएगी अगले हफ्ते। उसमें आप सबूत देखिए, आधार देखिए, तो आपको विश्वास हो जाएगा। आपने कहीं आईसीयू को लेके भी सवाल उठाए थे, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं? हाँ, देखिए, आईसीयू को लेके सवाल उठाए थे। आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं है। इट सीम्स टू बी वेरी शॉकिंग टू द पीपल जो दोज हु आर लिसनिंग कि आप तक तो ठीक था, कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज ही मान गए, अब आईसीयू पे हमला कर दिया। अब जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना, जो लोग सुन रहे हैं उनको हजम ही नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मान लो आप और हम दोनों लोग हैं, दोनों को एक ही साथ हार्ट अटैक आ जाता है, इसी वक्त आ जाता है, और साथ में हॉस्पिटल है, आपको ले जाता है हॉस्पिटल में उसी वक्त इमरजेंसी में, और मैं जाने को तैयार ही नहीं हूँ।
ऐसी स्थिति में दोनों की हेल्थ मान लो एक ही जैसी है, किसकी डेथ होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक पब्लिक में क्या आएगा कि जो तो हॉस्पिटल नहीं गया, तो चांसेस है कि ही विल डाई, राइट। लेकिन एविडेंस क्या कहता है, क्योंकि अभी तक भी ऐसा हुआ है, बहुत लोगों का हार्ट अटैक आया, उनको हॉस्पिटल नहीं जा पाए, एट द एंड ऐसे भी लोग हैं जो जिनका हार्ट अटैक ही हॉस्पिटल के अंदर आया। जब इन आंकड़ों को देखा गया, उनको जब जोड़ा गया, तो रिजल्ट ये आया कि हॉस्पिटल गया या नहीं गया, द चांसेस ऑफ बीइंग अलाइव इज एग्जैक्टली सेम. Intervening by the hospital do not give any benefit to the patient. ये जो मैंने बताया, इसके एविडेंसेस मेरी अगली किताब हॉस्पिटल ट्रैप में डाल दी है मैंने. अच्छा. अब अगर जो लोग बोलते हैं नहीं फिर भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो आपका आधार क्या है? आप भी ऐसा एक एविडेंस दे दीजिए, एक ऐसा ट्रायल दिखा दीजिए या स्टडी दिखा दीजिए कि जिस स्टडी में ये साबित हुआ हो कि जो लोग तो हॉस्पिटल गए उनके चांसेस ऑफ लिविंग बढ़ गए इन कंपैरिजन टू जो नहीं जा पाए. कई लोग नहीं जा पाते, कहीं हॉस्पिटल होता भी नहीं है ना. तो ये मैंने एक उदाहरण दिया. सिमिलरली मान लो एक एग्जांपल है ऑक्सीजन सिलेंडर वर्सेस नो ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है ना. तो इस पे भी स्टडी हुई दुनिया में कि 2 रूम है, एक में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया और जिसको सांसें नहीं आ रही थी, जिसमें दूसरे में नहीं लगाया गया, कि था ही नहीं. और इस तरह की स्टडी में देखा गया जिसमें नहीं लगाया गया उनमें मृत्यु दर कम पाई गई इन कंपैरिजन टू जिसमें लगाया गया. ये वाली जो स्टडी है ये मैंने डाली, मेरी किताब है द केस अगेंस्ट IMA. किताब का ये केस अगेंस्ट IMA में देखेंगे ना, वो इधर होगी, इधर तो नहीं है, आपको मैं दे दूंगा, उधर होगी. लेकिन जो लोग मुझे सुन रहे हैं bishrup.com/ebook में जाएंगे, अभी जाइए और द केस अगेंस्ट IMA में जाइए, उसमें आपको इस स्टडी का पूरा रेफरेंस मिलेगा. ये स्टडी एग्जैक्टली कहाँ हुई है, कब हुई है, वो मुझे वर्बेटम तो याद नहीं है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं. ICU में जितने सारे इंटरवेंशन होते हैं, हर इंटरवेंशन पे कुछ ना कुछ ट्रायल या कुछ ना कुछ स्टडीज में बड़े पैमाने पे, तो वो जो स्टडी का नतीजा है उसको आप मानेंगे या जो डॉक्टर यूं ही आपको बोल रहा है कि हॉस्पिटल जाना चाहिए उसको मानेंगे, ठीक है ना. अगर आप उनमें से हैं जो एविडेंस को मानते हैं, मान लो आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में संजय दत्त के लिए पूरी, याद कीजिए कुछ साल पहले की बात है, संजय दत्त का, कि पूरा देश संजय दत्त के साथ है, ये अच्छा एक्टर है, अच्छा हीरो है, हमारा हीरो है. कोर्ट ने क्या माना? एविडेंस दिखाओ भाई. एविडेंस के आधार पे उसका सजा हो गई, है ना, जबकि सेंटिमेंट उसकी तरफ ही थे. तो सेंटिमेंट एक अलग बात है, बट कोर्ट सिर्फ एविडेंस मांगती है. तो मैं एविडेंस दे रहा हूँ. एविडेंस तो यही कह रहे हैं कि ICU में फिलहाल जितने सारे इंटरवेंशन है, मैं चाहता हूँ एविडेंस ऐसे हो कि ICU का फायदा हो. लेकिन अभी तक के ICU में जितने सारे इंटरवेंशन होते हैं, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे वो हार्ट अटैक हो, उन सारे को अगर आप देखेंगे, और वो द केस अगेंस्ट IMA मैंने इसी पे बुक लिखी है और अगली किताब में भी इसका एक पोर्शन आ रहा है. तो उसको आधार बना के एविडेंसेस जो अभी उपलब्ध हैं धरातल पे, उसको आधार बना के मैंने जरूर टाइम टू टाइम बोला कि भाई ये ICU से नुकसान हो रहा है ना कि फायदा हो रहा है. इल्यूजन जरूर है. जैसे मान लो आप बहुत दुखी है तो आप मंदिर चले जाएंगे, वो एक आस्था की बात जरूर है. लेकिन मंदिर आपको कोई पैसा देके या कोई मतलब डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं कर रहा. मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे वो अलग बात है, आप और पॉजिटिव हो जाएंगे वो अलग बात है, राइट. वो आस्था की बात है, बट वो साइंस नहीं है. तो ये ICU जाना इज नॉट अ साइंस. आस्था जरूर हो सकता है, राइट, वो आपका आस्था, आप जाइए, बट साइंस नहीं है, मैं पक्का बता रहा हूँ. इट इज नॉट साइंटिफिक, राइट. जिस तरह से उसको पेश किया गया कि वे जान बचाने के लिए, वैसा कुछ नहीं है. अगर है तो मेरे सबूत हैं, आप एक दो सबूत आप भी दीजिए. आप जिस तरह से लंबे समय से अपने मुहिम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, भले ही कितने सारे विवाद जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपसे आखिरी चरण में इस पॉडकास्ट के ये जानना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ऐसे किस तरह से अपनी जीवनचर्या को करें कि जरूरत ही ना पड़े किसी भी चीज़ की, कहीं जाने की, चाहे किसी भी तरह का पैथ हो. क्या गलत वो कर रहा है वो रोके, और क्या अच्छी चीजें हैं अपने जीवन में अपनाएं. देखिए, ये मैं हमेशा से हमारी मुहिम रही है, बी योर ओन डॉक्टर. अपना डॉक्टर खुद बनो, डोंट बिलीव एनीबॉडी, राइट. आप, मैं तो बोलता हूँ अपने कि आप मेरे पास भी मत आओ, राइट. जब कोई मेरे पास आता है ठीक हो जाता है, मुझे खुशी होती है. लेकिन जब मेरे पास आए बिना वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करके जो ठीक होते हैं, तो मुझे ज्यादा खुशी होती है कि आया भी नहीं, सिर्फ वीडियो देखा. अब मैं जो बोलने वाला हूँ, 3 तरह की दवाई आप ले लो. कीप दीज 3. मेडिसिन का मतलब क्या है डिक्शनरी में? मेडिसिन मीन्स एनी साइंस which can help you to prevent or cure a disease is called medicine. It is not just any tablet, है ना. तो that way you have to take 3 medicine. The first medicine is called food as medicine. इसमें
DIP डाइट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाँ जी। तो बी ऑन DIP डाइट, दैट्स द फर्स्ट मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन इज कॉल्ड टाइम एज मेडिसिन। इसमें सिर्फ इतना रूल याद रखिए, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। सूर्य से पहले डिनर फिनिश कर लो। हालांकि सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन याद रखिए जो चीज सनसेट के बाद आप खाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, दैट बिकम्स ए ट्यूमर, दैट बिकम्स ए सिस्ट, दैट बिकम्स ए स्टोन, दैट इंक्रीज द ब्लड शुगर, राइट, दैट इंक्रीज द BP। तो सारा बर्डन, आपका मेटाबॉलिज्म जब बंद हो गया तब आपने ठूस दिया बॉडी में, है ना। तो कुछ करें ना करें, ये पूरा जो हमारा जो अभी पॉडकास्ट है इसमें कोई बात सुने ना सुने, मेरी एक बात जरूर मानिए, डोंट ईट आफ्टर सनसेट। जैसे ही आप ये एक रूल फॉलो करेंगे, DIP डाइट भी मत कीजिए। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट कि चलो 7 दिन का चैलेंज करते हैं कि हम सनसेट से पहले यानी कि शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक डिनर कर लेंगे, फिर कुछ नहीं खाना है, पानी पी सकते हैं और कुछ नहीं, उससे पहले पेट भर के खाइए, वही खाइए जो अभी तक खा रहे हैं। लेकिन सर ये खाने के बाद फिर जो मतलब आजकल लाइफस्टाइल भी तो बदली है, लाइट आई है, प्रकाश, ये उन दिनों की बात होगी जब लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो लोग जल्दी खा के जल्दी सो जाते थे। आजकल तो लोग 9, 10, 11, 12 बजे तक जगते हैं, ये काम करते हैं। यही मैं आपको बताने वाला हूँ, लाइट्स आ गई तो ह्यूमैनिटी की शामत आ गई। क्योंकि जब लाइट, आप रात के 12 बजे भी लाइट देख रहे हैं, अब हमारा ब्रेन सोच रहा है कि दिन की लाइट है, ये रात है। क्योंकि जब रात होता है, जब अंधेरा छाता है, तो हमारा ब्रेन डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन जो उस वक्त के लिए एप्ट है और आपके बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाएगा जब आप सोएंगे, और आपको नींद भी दिलाएगा। लेकिन जब ब्राइटनेस रहती है, ब्रेन थिंक्स इट इज स्टिल अ सनलाइट, सो दिस मीन्स कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होना चाहिए, आपकी अलर्टनेस ज्यादा होनी चाहिए, नींद ना आ जाए, राइट, तभी आपको नींद भी नहीं आती। नींद इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर हेल्थ, है ना। तो आप देख भी रहे होंगे कि पिछले कुछ 3-4 साल में जब से लाइट आया, और फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर आ सकता है, 10 मिनट में खाना आ सकता है, और ऑनलाइन आप कभी भी एंटरटेन कर सकते हैं अपने आप को। एक टाइम पे दूरदर्शन 9 बजे बंद ही हो जाता था, है ना। तो सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मतलब तो हम भले ही इतने सारे अपने बदलाव कर लें, लेकिन नेचर जो है वो तो वैसे ही, नेचर तो वैसी है ना। आप देखिए ना, जितने सारे प्राणी हैं, बंदर को देख लीजिए, शाम के 6 बजे के बाद खाना दीजिए, नहीं खाएगा वो केला, अच्छा, है ना, वो रख लेगा, खेलेगा, खाएगा नहीं मुंह से। हाँ, केले, बंदर को देख लीजिए, तो मैं, या चूहे को देख लीजिए, चूहा सिर्फ मिडनाइट को खाता है, दिन में नहीं खाता। सारे प्राणी को जो भगवान ने बनाया ना, एक खास टाइम के ब्रैकेट के बीच में खाने के लिए बनाया है। व्हेन यू ब्रेक दैट ब्रैकेट, then you start becoming sick. It is called the circadian clock of the body. 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। तो ये जो बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, दिस इज साइंस, और आयुर्वेद में इसे दिनचर्या बोलते हैं। तो जब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो यंग लोग हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि रात को खा रहे हैं, अलग अलग चीजें खा रहे हैं, तो हो सकता है इस बातों को सोचे कि अरे बकवास है, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आज नहीं तो कल उनको प्रॉब्लम आएगी? अगर प्रॉब्लम आ चुकी है, बिना आपको मिले, अगर आप बोलते हैं कि मैं वो हूँ कि मैं रोज रात को 11 बजे खाता हूँ, आई नो दैट यू आर सिक। आप मोटे होंगे, आप थक जाते होंगे, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते होंगे, मैं तो बिना देखे बोल रहा हूँ आपको, अच्छा, है ना। तो लेकिन अलग अलग फॉर्म में होगी, आपको पता नहीं चल रहा है, पता भी चल रहा होगा। आप अपनी उम्र के किसी और को देखेंगे जो 8 बजे से पहले खाना खा लेता हो, उससे आप कम्पीट नहीं कर पा रहे होंगे ऑलरेडी, है ना। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें मुझे, ठीक है ना। तो आप ये सेटल कीजिए, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि शाम के सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाऊंगा, और आप सिर्फ 1 हफ्ते करके देखिए, खासतौर पे डायबिटीज के पेशेंट, BP के पेशेंट, जॉइंट के पेशेंट, 15 दिन के अंदर, 7 से 15 दिन में आपका BP नीचे आएगा, आपका शुगर नीचे आएगा, आपके जॉइंट पेन कम होंगे, 1 महीने में 5% वेट कम होगा, इंच लॉस होगा, और 2-3 महीने में एंजाइना खत्म होने लगेगा। तो आपको सबूत मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ उसका, है ना। कुछ जा तो रहा नहीं है, टाइम इज मेडिसिन, राइट। तो दूसरी मेडिसिन इज टाइम इज मेडिसिन, फर्स्ट इज द फूड इज मेडिसिन। एक आखिरी मेडिसिन जरूर लीजिए, दैट इज कॉल्ड 0 वोल्ट मेडिसिन। जब आप धरती से कनेक्ट होते हैं, अभी तो धरती पे नहीं है, हम फ्लोर पे हैं, जहाँ पे घास है, जहाँ पे मिट्टी है, घास या मिट्टी दोनों में चलेंगे, ग्राउंड में जाइए, पार्क में जाइए, जूते उतार के, जैसे मैं बैठा हूँ, और जूते चप्पल उतार के बैठ जाइए 40 मिनट्स कम से कम। जब आप धरती पे कनेक्ट होते हैं, उस वक्त वोल्ट मीटर से कोई चेक करेगा आपका वोल्टेज, इट विल बी 0। अभी अगर आपका मेरा वोल्टेज कोई चेक करेगा, 0 नहीं होगा, 0.248, कुछ ना कुछ होगा। जो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर या इंजीनियर अगर आप सुन रहे हैं मुझे, देख रहे हैं मुझे, तो दे नो दिस। तो आपको रोज अपने वोल्टेज को शून्य करना है, धरती से जुड़ना है, कम से कम 40 मिनट्स टू 1 आवर करना ही करना है। सारे जो प्राणी हैं, मान लो कुत्ता, बिल्ली, आप देखते हैं ना, एडवर्स सीजन होता है, बारिश है, आंधी है, तूफान है, ठंड है, वो सारा कुछ झेल जाते हैं, ना तो कपड़े पहनते हैं ना कुछ। भिखारी भी झेल जाता है, भिखारी के पास जूते ही नहीं है, वो तो धरती पे ही रहता है।
तो धरती से जुड़ते ही योर इम्यूनिटी गेट एट द पीक, और उससे आपके जो माइक्रो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के वो कम होने लगते हैं। माइक्रो इन्फ्लेमेशन इज मेजर कॉज ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, है ना। तो ये तीसरा मेडिसिन। तो ये 3 करेंगे तो अगर आप बीमार हैं तो बीमारी ठीक होने लगेगी, और अगर बीमार नहीं है तो बीमारी होगी नहीं। तो ये 3 मेडिसिन मेक इट ए पावरफुल लाइफस्टाइल। तो इट इज काइंड ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। आपको कभी भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हेल्थ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। आपको ये फिक्र नहीं हो, मरना कभी भी है हम लोगों को, लेकिन सड़ के गल के इलाज कराते हुए नहीं मरने वाले, ये पक्का है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहा जाता है। और डॉक्टर साहब ने बोला भी कि भाई 7 दिन का चैलेंज करके देखिए, फिट रहने के लिए ये बहुत कम कीमत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी नई नई चीजें पता चली। थैंक यू।